नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर, आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में जो गैर विवादित जमीन है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए। इस याचिका से राम भक्तों में उम्मीद की नई किरण जगी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका से राम भक्तों के मन में उम्मीद की नई किरण जग गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे। इसका निर्णय तो सरकार को करना है, उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परमिशन मिलेगी और ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, लेकिन अभी जो अगर न्याय मिलता है तो न्यास अपने काम आगे बढ़ाने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कब होगी, अभी इसकी तारीख मुकर्रर नहीं है। सरकार ने याचिका के जरिए मंशा जाहिर की है कि विवादित जमीन के अलावा बाकी गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए ताकि उस पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटाकर के इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज। हालांकि बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले वकील का कहना है कि केंद्र सरकार की याचिका गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का जजमेंट ये तय कर चुका है कि सेकुलर एक्ट नहीं है राम जन्मभूमि का, लिहाजा सरकार इस पर ताउन नहीं कर सकती, इसमें कोऑपरेट नहीं कर सकती। हाँ, वो जमीन जो सरप्लस है उसको उसके ओनर को वापस करने की जो बात है वो अभी तय नहीं हो सकती है। उस पर पहले तय होगा कि कितनी जमीन रिक्वायर्ड है उस एक्ट के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाली विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण को लेकर प्रयाग में चल रहे धर्म संसद के फैसले का इंतजार कर रही है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं कर पा रही है। कानून से भी हल निकलता दिख नहीं रहा है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धर्म संसद हो रही है। अब ये भी जान लीजिए केंद्र सरकार ने अयोध्या में किस जमीन को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। 1993 में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि के आसपास 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। इसमें 2.77 एकड़ जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन को हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। रामलला विराजमान स्थल को हिंदू महासभा को दिया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के खाते में गया। केंद्र सरकार की नई याचिका में विवादित ढांचा वाले केवल 0.313 एकड़ जमीन विवादित है, जबकि दूसरे पक्षों का मानना है कि 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद है। केंद्र सरकार ने 0.313 एकड़ विवादित जमीन को छोड़कर बाकी गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। ये भी बता दें कि इससे अलग 29 जनवरी से राम मंदिर मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 जजों की पीठ में से एक जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में राम का ही आसरा है? यदि नहीं तो फिर सवाल है कि जन आकांक्षा रैली से 4 दिन पहले पटना की सड़कों पर श्री राम के अवतार में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को क्यों दिखाया जा रहा है? श्री राम के भरोसे कांग्रेस, चुनाव में राम लगाएंगे बेड़ा पार। रैली से पहले राहुल का राम अवतार। लोकसभा चुनाव में चंद हफ्ते का वक्त और उससे पहले 3 फरवरी को कांग्रेस की पटना के गांधी मैदान में रैली। लेकिन इससे पहले ये क्या, जरा गौर से देखिए कांग्रेस के इस पोस्टर को। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी राम अवतार में नजर आ रहे हैं। भले ही ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से लगाया गया, लेकिन पोस्टर के जरिए राम को लेकर सियासत
फिर गर्म हो गई है। हम लोगों का जो संदेश है इस पोस्टर के माध्यम से कि अभी तक एनडीए ने राम के नाम का उपयोग केवल वोट बैंक के राजनीति के लिए किया है। न तो उसे राम के आदर्शों से मतलब है, न राम मंदिर से मतलब है, न राम से मतलब है, न मानवता से मतलब है। यह सीधा संदेश है कि राम के आदर्शों पर चलकर ही राम मंदिर का निर्माण हम कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर लगाए गए पोस्टर में बीजेपी पर तंज भी कसा गया है और ये बताने और दिखाने की कोशिश की गई है कि राम मंदिर का मसला राहुल गांधी ही सुलझा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी खेमा तंज कस रहा है। बीजेपी और जेडीयू नेता कह रहे हैं कि कल तक राम मंदिर के नाम पर आंखें तरेरने वाली पार्टी आज राम के सहारे अपनी सियासत चमका रही है। जब पूरा देश राम को मान रहा है तो ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो आज जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस राम भरोसे चलने को तैयार है। जाहिर सी बात है, राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। सियासी मजबूरी हो, सॉफ्ट हिंदुत्व का तथाकथित एजेंडा हो या फिर बीजेपी को राम के मसले पर घेरने की मंशा। सत्ताधारी दल के नेता भले ही कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन कमल को चुनौती देने की कोशिश में पंजा जुट गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मसले पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को संदेश देना चाहती है कि गठबंधन होगा, मगर उनकी शर्तों पर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ महाराष्ट्र में साल 2014 चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच हुई लड़ाई फिर शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के मतभेद खुलकर सामने हैं और बात 50-50 से बढ़कर बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका तक पहुंच गई है। यकीन नहीं तो आप खुद सुन लीजिए। हमने फिर एक बार कहा है, शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पक्ष लाचार नहीं है, पहली गोष्ट लक्षात ठेवा। जी हाँ, बीजेपी और शिवसेना की बैठकों के बाद कुछ इसी तरह के बयान दोनों पार्टियों की ओर से आ रहे हैं। बात शिवसेना की करें तो शिवसेना ने आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, लेकिन वहां मुद्दा शिवसेना बीजेपी गठबंधन का गर्व रहा और पार्टी चीफ की ओर से संदेश साफ दिया गया कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इस बारे में आपके पास ज्यादा जानकारी है, हमारे पास इस प्रकार से कोई जानकारी ना प्रपोजल है और ना हम इस प्रकार का प्रपोजल लेने के लिए बैठे हैं। हमने फिर एक बार कहा है, शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। एक ओर शिवसेना की मीटिंग हुई तो दूसरी ओर जालना में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में गठबंधन को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को खुला संदेश दे दिया। दो टूक शब्दों में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन चाहती है, लेकिन ना वो लाचार है और ना बेताब। जो आएगा उसके साथ और जो नहीं आएगा उसके बिना। अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदीचा पक्ष आहे, हा पक्ष कधी लाचार होऊ शकत नाही। बीजेपी और शिवसेना के बीच 1989 से गठबंधन शुरू हुआ था। साल 2014 में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार आई, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ये फिर मजबूत हो गया। साल 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 48 संसदीय सीटों में शिवसेना ने 20 और बीजेपी ने 24 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें शिवसेना ने 18 और बीजेपी ने 23 सीट पर जीत दर्ज की। इस बार 24-24 सीटों के फॉर्मूले को लेकर दोनों में बातचीत शुरू हुई और बीजेपी 25 और शिवसेना 23 के शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, साफ है कि 25-23 के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया और परीक्षा के दौरान आने वाले दबाव को खत्म करने का मूल मंत्र दिया। साथ ही परीक्षा में नंबर लाने के भी टिप्स दिए। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है।
पीएम मोदी का संदेश उन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए है जो परीक्षा के दौरान दबाव में रहते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए बच्चों और अभिभावकों ने पीएम मोदी से परीक्षा के दौरान दबाव को कम करने के लिए सवाल पूछे। केरल के एक छात्र ने भी पीएम मोदी से सवाल किया। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? रोहित के सवाल पर पीएम मोदी ने जीवन जीने के मतलब को समझाया। रीना ने जो कमाल दिखाई है, 2 हाथ नहीं, 1 पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशन जगा दिए। मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। देश तभी चलता है जी। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए। हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। पीएम मोदी देश भर से आए बच्चों और अभिभावकों के सवालों का जवाब देते हुए लक्ष्य तय करने के भी मंत्र दिए। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा न हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। परीक्षा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को तकनीकी के साथ ज्ञान की दिशा में जुड़ने का भी सुझाव दिया और पेरेंट्स से भी बच्चों पर अपने सपनों का बोझ नहीं डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस काफी दिनों से बीमार थे। भारतीय राजनीति में एक अलग मुकाम रखने वाले जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर है। 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंसू बिहार के सीएम के नहीं, उस शिष्य के हैं जिसने अपना राजनीतिक अभिभावक खो दिया। जॉर्ज फर्नांडिस का जाना देश की सियासत के लिए अपूरणीय क्षति तो है ही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। पार्टी दफ्तर में जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बोलते बोलते रो पड़े। हर किसी को जाना निश्चित है और उनका स्वास्थ्य जिस ढंग से था वो तो एक तरह से उनके लिए मुक्ति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार का संबंध कोई 1-2 साल का नहीं, कई दशकों का रहा। इमरजेंसी के दौर में जब जॉर्ज फर्नांडिस विपक्ष के बड़े नेताओं में शुमार थे, तब नीतीश कुमार ने छात्र राजनीति के जरिए सक्रिय राजनीति में कदम रखा। दोनों का संबंध जनता पार्टी से बढ़ते बढ़ते जनता दल तक पहुंचा, लेकिन रिश्तों में प्रगाढ़ता तब आई जब लालू यादव से मतभेद हुआ। बिहार में जॉर्ज पर हमला हुआ और जॉर्ज के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन। दोनों एक साथ अटल सरकार में मंत्री रहे।
और ये जॉर्ज के जुझारूपन का ही नतीजा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। कुछ देर के लिए इस रिश्ते में खटास तब आई जब समता पार्टी और जनता दल के विलय से जेडीयू बना और दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुनने की बारी आई। नीतीश ने शरद यादव का साथ दे दिया और ये खटास तब और सामने आ गई जब जॉर्ज ने 2009 का लोकसभा चुनाव जेडीयू की बजाय निर्दलीय मुजफ्फरपुर से लड़ा और हार गए। लेकिन 2009 में ही नीतीश ने जॉर्ज को राज्यसभा भेज दिया। साथ में यह सफाई भी दी कि जॉर्ज साहब का स्वास्थ्य सक्रिय राजनीति की भागदौड़ लायक नहीं है और ये बात शायद सही भी निकली। तब से लेकर आज तक जॉर्ज बीमार रहे और सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। हालांकि इस दौर में भी नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के स्वास्थ्य का हाल चाल लेते रहे, लेकिन वो मिलना शायद एक पक्षी ही रहा होगा, क्योंकि अल्जाइमर नाम की बीमारी ने तो जॉर्ज फर्नांडिस का याददाश्त ही कमजोर कर दिया था। जिंदा थे लेकिन अपनों को पहचान नहीं पाते थे। लेकिन जॉर्ज साहब के निधन से नीतीश जॉर्ज के मिलने मिलाने का ये सिलसिला भी थम गया। रह गए तो जॉर्ज की सिखाई वो बातें और आंखों में आंसू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।